A very, very good morning to all of you. Babu, Prince, Kumar Singh, Sid, Manisha, Harsh, Abin, Matthew, Rishita, Akul, Sia, Arpit, Shubham, प्रदुम, मुस्कान, नेहा, क्या हालचाल है आप लोगों के? आज हायर परचेज की रिवीजन करनी है, तो क्या आप तैयार हैं हायर परचेज की रिवीजन करने के लिए? बिल्कुल, सब बच्चे कह रहे हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये लीजिए, चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रिंस, तो प्रिंस इसको मैं पहले ही भेज दूं कि इसमें एडिटिंग करने के बाद भेजूं? मतलब अभी एज इट इज भेज दूं पहले ही? तो अगर एज इट इज भेजने हैं तो मैं यहाँ पर करूंगा। प्रिंस कह रहा है आपका जो मन है, फिर बाद में भूल ना जाए। एक्सपोर्ट ऑल किया और ये मैंने एक्सपोर्ट किया और ये मैंने जीमेल पे गया और यहाँ मैंने लिखा एड्रेस रवि ये हमने डाला LMS हायर परचेज। ये लो, तो ये आपको मिल भी जाएगा। अभी 5-7 मिनट में डाल दोगे तो बस ये भी डाल रहे हैं, ये हो गया डन। तो आओ जरा इसको पढ़ें। तो सबसे पहले हाँ श्रेया, ये LMS पर आ रही है आपके पास, 5-7 मिनट में पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये कि हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज का दोनों का मतलब क्या है। और इस पर मैंने आपसे कहा भी था कि इस पर थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता भी है, थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। तो हायर परचेज का क्या मतलब है? हायर परचेज एक ऐसा तरीका है, मेथड मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ सामान खरीद सकते हैं। ये गुड्स कोई भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, ये हमारे लिए मशीन भी हो सकती है। आप इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमेशा मशीन या कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। वेयर कंसिडरेशन इज पेड ओवर टाइम, जहां पर उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे? हमने कोई चीज खरीदी है लेकिन पैसे हम कैसे देंगे? टुकड़ों में देंगे, ओवर द टाइम। और ये जो एसेट है ये अवेलेबल फॉर यूज तो अभी हो जाएगा, यानी कि एसेट आज ही मिल जाएगा। हमने गुड्स आज परचेज किए हैं तो एसेट तो आज ही मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट टुकड़ों में जा रही है। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। वैसे आपको मैंने बताया था कि हायर परचेज के इस चैप्टर में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो यही एकमात्र क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। तो या तो इसका रट्टा लगाया जाए या उसके मीनिंग्स को समझ लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि देखो इसमें मुख्य डिफरेंस जो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज का है कि हायर परचेज के अंदर आपकी जो ओनरशिप है वो आपको ट्रांसफर नहीं होती है, तभी तो हायर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। हायर परचेज यानी आपने कोई एसेट किराए पर लिया है तो आप मालिक नहीं है, जिसको आप बाद में परचेज कर लेंगे। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, उसमें आपकी ओनरशिप तुरंत आ जाती है और आप उसकी पेमेंट टुकड़ों में करते रहते हैं। मैंने इस पर और भी चर्चा की थी कि बाजार में किस तरह के एसेट किस तरह से बेचे जाते हैं।
तो ये एग्रीमेंट किसका है? ये एग्रीमेंट हायरिंग का है, बट इज एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, हायरिंग मतलब किराए का, ये एग्रीमेंट एक किराए का है। और दूसरी, हमें एसेट तो तुरंत मिल जाएगा, पैसे टुकड़ों में देने हैं, ओनरशिप हमको मिलेगी नहीं। ये तीनों बातें मैंने आपके साथ ऊपर डेफिनेशन में बता दी। हायरर मे रिटर्न द गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट। क्या किराए की प्रॉपर्टी को कोई वापस करना चाहे तो वापस कर सकता है? बिल्कुल। आप मना कर दो, साहब मैं आगे से किराया नहीं दूंगा, अपना सामान वापस रखो। डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है? बायर के द्वारा। ये AS1 की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो कह रहा है बेशक आपने उसे किराए पर लिया है, लेकिन आप उसके बाद में मालिक बनने वाले हैं, देयरफॉर वो डेप्रिसिएशन आपको आज ही दे देता है। और एक लास्ट पॉइंट हमने आपके साथ बताया था कि हायर परचेज एक्ट जो हमारा गवर्निंग एक्ट लॉ है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ याद है आपको? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर फिर भी आपको इसका रट्टा लगाना है कि इसके ऊपर हायर परचेज एक्ट 1972 अप्लाई होता है। जो मैंने आपको ये देखो नोट्स में बताया भी है कि ये रिपील हो चुका है, यानी कि ये एक्ट अभी तक काम का है ही नहीं, फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब जब हम उसके अंदर किराएदार हैं, तो क्या बायर उस एसेट को बेच सकता है? द आंसर इज नो, कैन नॉट सेल और प्लेज द गुड्स। और अगर कोई उस एसेट पे लॉस हो जाए तो किसका है? सेलर का, क्योंकि हमारे पास ओनरशिप तो आई ही नहीं है। हाँ, अर्पित कह रहे हैं कि पेज नंबर 11.36 में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल डिफरेंसेस दिए हैं, लेकिन अर्पित बात समझ लेंगे तो हम यही डिफरेंसेस पेपर में भी लिख के आएंगे। ठीक है अर्पित? फिर आता है इंस्टॉलमेंट सेल। तो क्योंकि एक थ्योरी क्वेश्चन की तो तैयारी कर रहे हैं हम अर्पित, कि अगर क्वेश्चन आ जाए हायर परचेज के ऊपर नोट लिखो तो ये लिख के आना, क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए कि आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर नोट लिखो तो ये नोट लिख के आना, क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस लिख कर आना। ओके अर्पित? तो यहां पर क्या होता है, ये भी एक मेथड ऑफ सेल है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर नहीं करते। नोटिस करें उसके अंदर क्या करते हैं, हम सेल एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अंदर ओनरशिप हमको हाथ के हाथ मिल जाती है, एसेट हमारे पास हाथ के हाथ आ जाता है, पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है? सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस यह है कि ये एग्रीमेंट फॉर सेल है। अच्छा, वहां पर क्या लिखा था मैं भूल गया, वो क्या था? वो था एग्रीमेंट फॉर, वो सेल नहीं था, वो था एग्रीमेंट फॉर हायर, वो हायर का था। ओके श्रेया, हायर परचेज नहीं, सिर्फ हायर। यहां पे सेल ऑफ गुड्स अप्लाई है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। आई डोंट नो आप लोगों के कोर्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है कि नहीं, पहले तो होता था। अच्छा, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर उसी वक्त हो जाती है, पेमेंट टुकड़ों में करते हैं, और चूंकि आपने अल्टीमेटली, अच्छा फाउंडेशन में अभी भी है तो आपने पढ़ा ही होगा, इसके अंदर बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, क्योंकि सेल हो चुकी है तो इसका मतलब हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और अगर सेलर को पैसे ना मिले तो बताओ वो क्या करेगा? वो रीपोसेस कर सकता है, क्योंकि उसने हो सकता है उसकी सिक्योरिटी ले रखी हो एसेट की, लेकिन वो एसेट को इसलिए नहीं छीन सकता कि ये मेरा है, वो इसलिए छीन सकता है कि तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो मुझे मजबूरन इसे छीनना पड़ेगा, क्योंकि एसेट सिक्योरिटी के रूप में है। डेप्रिसिएशन बायर ही क्लेम करता है, और यहां पर बायर जो है उसको सेल कर सकता है क्योंकि वो अल्टीमेटली उसका मालिक है, और रिस्क ऑफ लॉस यहां पर बायर का है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर ये थ्योरी क्वेश्चन आए तो आप इस थ्योरी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अर्पित ने एक बात कही थी, अर्पित ने कहा कि सर स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 11.36 में, पेज नंबर 11.36 ऑफ स्टडी मटेरियल में इसके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो आप अपने पास वहां से डिफरेंसेस को अच्छा वो कह रहे हैं आपकी बुक के अंदर, अच्छा स्टडी मेट नहीं था, ओ सॉरी, वो कह रहे हैं स्टडी मेट नहीं है, बुक के अंदर लिखे हुए हैं। तो भाई हमारे पास ये जो बुक है ऑफ बुक वॉल्यूम 2, उसमें ऐसा है। ओके, तो आप उसके डिफरेंसेस को रट्टा लगा सकते हैं, कितने नंबर का सवाल एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, वो अपलोड हो गया साहब, आप LMS से डाउनलोड कर सकते हैं जो ये नोट्स हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है।
मैं अभी प्रिंस अभी आपकी क्लास खत्म होते ही बात करता हूं टीम से एक बार, ठीक है। अच्छा, टर्म्स की बात करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं। अगेन ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, लेकिन साहब इसका मतलब पता होगा तभी तो आगे चलेंगे। डाउन पेमेंट बताओ क्या होती है, डाउन पेमेंट का क्या मतलब होता है। हाँ सहर्ष मैं अभी देता हूं आपको, तो बताओ जरा डाउन पेमेंट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट है जो हम लोग अपने पास उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं जब हम एसेट को डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी के टाइम में उसकी पेमेंट कर देते हैं, जब एग्रीमेंट साइन करते हैं उसी वक्त, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, डाउन पेमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे। डाउन पेमेंट मतलब जो आपको उसी वक्त एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं, बेशक वर्ड एडवांस ना बोला जाए, कि जो आपको उसी वक्त बयाना करना पड़ता है, जो सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस ये क्या कुछ क्वेश्चंस में पूछा हुआ था, फटाफट से याद करके बताओ। कुछ क्वेश्चंस में किसी एसेट का हायर परचेज प्राइस पूछा हुआ था। व्हाट डज हायर परचेज प्राइस मींस, मतलब जो आपका कैश प्राइस है तथा जो आपका ब्याज है। सारे बच्चे बताओ आईफोन 14 कितने का आ रहा है। आईफोन 14 कितने का आ रहा है, अगर आईफोन 14 खरीदना हो तो कितने का मिलेगा आईफोन 14। हाँ तो अकुल ने कहा 1,30,000 का, वेरी गुड अकुल। अगर हम नगद खरीदने जाएं तो इतने का मिलेगा, लेकिन अगर हम किस्तों पे लेने जाते हैं ना, तो मेरे को एक जगह से मिल रहा है 10 किस्तें मुझे देनी पड़ेंगी 15-15 हजार रुपए की पर मंथ। तो अगर मैं किस्तों में लूंगा तो बताओ मुझे ये कितने का पड़ेगा। अगर मैं किस्तों में लूंगा तो ये मुझे पड़ेगा 1,50,000। मुझे फटाफट से बताओ ये ज्यादा क्यों लग रहा है, हम किस्तों में दे रहे हैं तो पेमेंट हमको ज्यादा क्यों करनी पड़ रही है। इसका मतलब इसके अंदर हम कैश प्राइस भी पे कर रहे हैं तथा इसके अंदर हम ब्याज भी पे कर रहे हैं, इसमें हम दोनों चीजें पे कर रहे हैं। इस भाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस मतलब कुल जो कैश का नगद प्राइस का पैसा है वो तो देना ही देना है, साथ में ब्याज का भी है। और कैश प्राइस क्या है, ये हमारा हो गया एमआरपी, कि अगर आप तुरंत पैसे देते हो तो कितने पैसे आपको इसमें देने पड़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। और कैश प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, अगर उसकी पेमेंट हम किस्तों में ना करें, और ये वही प्राइस है जिस पर आप अपने एसेट को एक्चुअल में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यही आपके एसेट की रियल वैल्यू होती है। बाकी ये ऑल्टरनेटिव नाम है, हायरर को बायर भी बोलते हैं, परचेजर वगैरह भी बोलते हैं, और इंटरेस्ट को हम लोग हायर चार्जेस भी वर्ड बोलते हैं। तो अगर मान लो कह दिया जाए इंटरेस्ट या कह दिया जाए हायर चार्जेस, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इस चैप्टर में जो मैंने आपके साथ यहां तक लिखा ये थ्योरी का पार्ट था। इस चैप्टर में जो यहां तक लिखा ये थ्योरी का पार्ट था। विनायक मैं अभी आपके पास देता हूं, एक मिनट रुको जरा विनायक। रवि एक मेल की है उसको अपलोड कर दो। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा हूं थ्योरी के क्वेश्चंस तो यही आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास कौन से आ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स है हमारे पास, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेशंस के अंदर आपको आ सकता है कैश प्राइस को कैलकुलेट करके दिखाओ, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके दिखाओ, इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करके दिखाओ, आईआरआर से रेट कैलकुलेट करके दिखाओ। ये सब कैलकुलेशंस का पार्ट है। ये हमारी अकाउंटिंग ऑफ बायर है, जिसे मैं कह सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग ऑफ बायर। फिर उसके बाद वेंडर की भी वैल्यूज अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया क्या है। इसके अंदर आपको सारा ही चैप्टर करके जाना है। कैलकुलेशंस के अंदर फटाफट से मुझे याद कराओ, कैलकुलेशंस में क्या था।
कई तरह के सवाल आ सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। जब आपके सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं, इधर देखो। हम इन केसेस को कर चुके हैं, जो ये केसेस थे कर चुके हैं, बट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो मैं रिवीजन के एंगल से बोल रहा हूं। एक है कैश प्राइस, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट या इंस्टॉलमेंट्स का नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर क्वेश्चन में ये तीनों दिए हों तो क्या आपको अपने पास लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल कुछ याद है? लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल क्या था? ये तीनों दे रखे हो तो इसको हम लोग शायद LAT बोलते होंगे, आपको LAT वर्ड ज्यादा याद होगा। हम लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। ये बना ही लेना चाहिए, इसके बाद ही हमको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ये क्वेश्चन का डेटा है, ये क्वेश्चन का डेटा है। इस क्वेश्चन के डेटा में लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल बनाकर करना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। फिर मैंने आपसे कहा कि कई दफा ऐसा होता है कि कैश प्राइस मिसिंग होता है, ये दोनों गिवन होते हैं। अब बताओ क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस मिसिंग है तो हम तब अपने पास क्या करेंगे? अगर कैश प्राइस मिसिंग है तो मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस बताई थी, बताओ कौन सी कैलकुलेशन थी? हम एक तो बैकवर्ड मेथड लगाते थे। बैकवर्ड मेथड में क्या होता था? बैकवर्ड मेथड में हम लोग अपने पास लास्ट इंस्टॉलमेंट से चलते थे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट की पावर t was how many times the interest is charged between two installments, do you remember? और r was the charging rate कि इंटरेस्ट का चार्जिंग रेट क्या है। क्या मैंने इसके अंदर आपको बड़े झमेले भी डलवाए थे? इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि चार्ज्ड क्वार्टरली हो, चार्ज्ड हाफ ईयरली हो, चार्ज्ड ईयरली हो। क्या ऐसे करके हमने बातें बताई थी? हाँ, बच्चा कह रहा है इसके अंदर फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला जो आता है, इसके बाद वो ये वाला आता है, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस, जो हमने प्राइस ढूंढा था प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का 1 प्लस r की पावर t। ठीक है ना? पहले वाले में ये आ जाएगा, अगले वाले में प्रीवियस को भी जोड़ देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं एग्जाम के लिए ये फालतू है। ओ माय गॉड, ये मैंने आपको मार्जिन करवाया है। ICI जिंदाबाद, ICI जिंदाबाद। ICI यही पूछता है, मरियल चीज ही पूछता है। ICI जिंदाबाद, ICI जिंदाबाद। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली के सवाल नहीं आएंगे। ये हमने सारे के सारे एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके समझाए थे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आप रिवीजन कर रहे हैं, फालतू रिवीजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके? क्या ऐसा करने के बाद आप फिर LAT बनाएंगे? फटाफट से बताओ। जब आपका कैश प्राइस आ गया तो क्या फिर LAT बनाएंगे? द आंसर इज यस। और LAT बनाने के बाद क्या फिर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे? द आंसर इज यस। आप यहां पर आकर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, जतिन कह रहा है क्या सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में तो है। दिस इज इन कोर्स। पर मैंने कहा ना ICI जिंदाबाद। जतिन, कुछ चीजों पर मैं आपको ना इसलिए ऐसा कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट ने वही पुराने सवाल ही पूछने हैं।
ठीक है, तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। हाँ, वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग है, एक आधा सवाल घर पे ट्राई कर लीजिएगा कि चार्ज क्वार्टरली, अगर बताओ जरा चार्ज क्वार्टरली हो जाएगा तो 12% का चार्जिंग रेट क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ जतिन। अगर चार्ज क्वार्टरली है तो 12% का क्वार्टरली रेट हो जाएगा 3%, और दो किस्त मैंने गाना भी सुनाया था, दो किस्तों के बीच में कितनी बार ब्याज है उतनी वो पावर है, इसका मतलब वो आ जाएगा। तो कोई मुश्किल थोड़ा ना है, सिखा रखा है आपको, लेकिन मैंने कहा उसकी अभी आपको एक रिवीजन के वक्त आपको आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसकी जगह पर एक एन्युटी टेबल से भी काम हो सकता है। इसकी जगह एक एन्युटी टेबल से भी काम हो सकता है। कुछ याद आया आपको? एन्युटी टेबल से भी काम हो सकता है। एन्युटी टेबल में क्या होता है? हम इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट को जो आपके पास यहां पर होंगी, हम उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो इधर से मिल जाएंगे, हम उन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम उन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास उसमें जो प्राइस निकल कर आएगा उस प्राइस का टोटल करेंगे और यही आ जाएगा कैश प्राइस। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका आप कहां पर पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे आप एफएम में, और हो सकता है आपने एफएम में पढ़ भी रखा हो। अच्छा, इसके अंदर मान लो ये है 6%, मान लो, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.06। एंटर करो, तो एंटर करोगे तो फैक्टर मिल जाएगा। आप में से जिन्होंने एफएम पढ़ा हुआ है उन्हें दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूं। तो मुझे बताओ कितना फैक्टर हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 9433। 9433। एक बार और एंटर कर दो तो ये आ गया 0.8899। ये ईयर 1 का है, ये ईयर 2 का है। ऐसे चलते चलते आप ईयर एन तक जिसका मर्जी डेटा निकाल सकते हैं। इससे तो ओनली सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, जतिन ने कहा इससे तो सिर्फ वही सॉल्व हो सकते हैं जिनके अंदर आपके पास चार्ज ईयरली है। बिल्कुल ठीक कहा, ये चार्ज ईयरली वाले सवालों में ये फॉर्मूला लगता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या इनके लिए एफएम में जुगाड़ नहीं है? है, उसे XRR बोलते हैं, वो भी जुगाड़ है, वो सीए फाइनल में पढ़ोगे आप, ठीक है। हाँ, अर्पित ने कहा अगर मान लीजिए ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हर बार सेम हो तो हम अपने पास पीवी फैक्टर की जगह अपने पास इसका टोटल, फैक्टर्स का टोटल भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक अर्पित, आपने एफएम हो सकता है पढ़ लिया हो, इसलिए तुम्हें सब पता है। मुझे बताओ, एक बार ये पहुंच गए कैश प्राइस आते ही क्या एलएटी बन जाएगा और एलएटी के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी? फटाफट से बताओ। हाँ, ये अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हमने ना इसी के केस बना रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, तो केस भारीपन हो जाता है। केस भारीपन हो जाता है, केस के चक्कर में ना पढ़कर मैं रिवाइज करा रहा हूं। फिर आपने एक बात और देखी थी, कई बार ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। ओ माय गॉड, देखो तो, देखो ना आपके पास क्या इसमें अब गायब हो गया। अब हमारे पास क्या गायब है? अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है। मुझे फटाफट से बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको एफएम का ही तरीका लगाना पड़ेगा, और एफएम का तरीका क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आईआरआर, कि हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। मुझे फटाफट से बताओ कि आप उसके लिए क्या करते थे? उसमें आप क्या करते थे? आप हिट करते थे। हिट करते थे किसके ऊपर? मान लो आपने हिट कर दिया पहला 3% पे, फिर दोबारा हिट किस पर करते थे? मान लो आपने हिट किया 5% से, और फिर इन दोनों से आप क्या करते थे? इंटरपोलेशन से आप अपने पास परसेंटेज ढूंढते थे। कुछ याद आ गया आपको?
तो आप अपने पास ऐसे ऐसे करके हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में जितना गैप ज्यादा हो उतना अच्छी बात है या उतना बुरी बात है? जितना गैप ज्यादा होगा उतना अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। ओ तो मुझे बताओ, ये गैप ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा अप्रॉक्सीमेशन। ओके, अब आपको थोड़ा सा, मेरे को ना असल में गुस्सा आ रहा है, क्या करें, अब सुबह सुबह ही गुस्सा आ रहा है। सीए इंस्टीट्यूट ने एफएम के पेपर में 10 नंबर का सवाल पूछा आईआरआर कैलकुलेट करने का, ठीक है। बच्चे ने हिट लिया 4% और 5% का, और बच्चे ने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला। बच्चे ने हिट क्या लिया? 4% और 5% का, और बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक आया। इंस्टीट्यूट ने पेपर चेक किए 3 और 5 के ऊपर, और इंस्टीट्यूट का ज्यादा अप्रॉक्सीमेट आंसर आया, पर इंस्टीट्यूट ने इसका काटा लगा दिया और अपने गलत आंसर को कह दिया ठीक है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं इंस्टीट्यूट से जाकर। मतलब मेरा तो खून खौल जाता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो ब्लड प्रेशर जो है इसीलिए हाई हो जाता है कि भाई बच्चे को तो हम यहां समझाते रह जाते हैं, भाई साहब ज्यादा गैप मत लेना। बच्चे ने अक्लमंदी से गैप लिया कि नहीं, कम गैप लेकर काम करूंगा। इंस्टीट्यूट ने उठा के 3 और 5 से कर दिया और उठा के उसके नंबर काट दिए। एनीवे, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं, क्या सीए में आपको धार्मिक होना जरूरी है? बहुत ज्यादा। आपको ये ध्यान रखना है कि सीए पास होने के लिए आपको धार्मिक होना बहुत जरूरी है। आप सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में अंतर ना माने, हमेशा जहां पर भी जो मिले वहीं पे मत्था टेकें। ओके, क्या आपको ध्यान रहेगा? अब से आप बिल्कुल 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 आस्तिक हो जाने चाहिए। जहां आपको कुछ भी दिखाई दे वहीं पे आपने लेट जाना है, वहीं पर आपने प्रसाद चढ़ाना है। वापिस आओ, आईआरआर बन गया अगर, तो क्या फिर से वही आपके पास एलएटी और वही से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी? द आंसर इज यस। ये आपके पास सिचुएशन थे। आई डोंट नो कि इसके ऊपर कितने कितने क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइए अब मेरे साथ साथ फटाफट से मेरे साथ साथ, अब मैंने केसेस की ना रिवीजन आपको अलग से करवा दी, तो अब आप अपने पास इसके अंदर सिर्फ ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है? सिर्फ एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको अपने पास रिवाइज करा दूंगा। ये है कैश प्राइस, ये है इंटरेस्ट का रेट, और ये है इंस्टॉलमेंट्स। मुझे फटाफट से बताओ, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ओ माय गॉड! तो इसमें कुछ कैलकुलेट करना है? क्या आपको बी ढूंढना है या ए ढूंढना है या आपने सी ढूंढना है? कुछ नहीं। क्या करोगे, इसमें सिर्फ एलएटी बनाओ। अब एलएटी में भूल गया बेटा, याद ही नहीं आ रहा। एक था ओपनिंग बैलेंस, एक था हमारे पास इंटरेस्ट, एक था हमारे पास इंस्टॉलमेंट, एक था हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, एक था एक था ओपनिंग बैलेंस, एक था इंटरेस्ट। मुझे फटाफट से बताओ, हमारे पास कितने का ओपनिंग बैलेंस था? 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। क्या डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है? फटाफट से मुझे बताओ, क्या डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है? डाउन में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। तो मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 80,000। फिर 80,000 के ऊपर ब्याज का अमाउंट कितना हो गया? 8,000, और किस्त है हमारे पास 38,000। तो मुझे बताओ अब पीछे कितना रह जाएगा? 30 कम कर दो, ये रह जाएगा 50,000, ठीक है? और मुझे बताओ फिर क्या था? 50,000 का 5,000, और फिर है 45,000। क्या एलएटी मुश्किल है? दिया आ गया 10,000, और ये आ गया 10,000, और ये आ गया 1,000, और ये आ गया हमारे पास 11,000। अगर कोई पूछे आपसे हायर परचेज प्राइस बताओ, तो हायर परचेज प्राइस सारी किस्तों का टोटल है। दिस इज योर हायर परचेज प्राइस। मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल?
हायर परचेज प्राइस कितना है? हाँ, हर्ष कह रहा है क्या डाउन पेमेंट माइनस करके दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते हैं। वंशिता ने कहा 1,14,000, 1,14,000 रुपए। अगर आपसे कोई पूछे ब्याज का अमाउंट बताओ, तो बताओ ब्याज का अमाउंट कितना है? तो ब्याज का अमाउंट कितना है? इनका टोटल लगा दीजिए, ये आ गया 14,000। अगर कोई पूछे कैश प्राइस बताओ, तो कैश प्राइस कितना है? ये रहा कैश प्राइस। ठीक है, हमने कैश प्राइस भी ढूंढ लिया, इंटरेस्ट भी ढूंढ लिया, हायर परचेज प्राइस भी ढूंढ लिया और इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट भी ढूंढ लिए। एलएटी से आपकी सब कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। एक और सवाल देखिए जरा। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ प्रिंस, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता रखा है कि आपके पास कैश प्राइस ये रहा, डाउन पेमेंट ये रही, बैलेंस 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो उसने नंबर दे दिया। जब उसने नंबर दे दिया तो आपके पास सी की चीज मिल गई, क्योंकि आपके पास ये ए भी दे दिया, ये आपके पास सी भी मिल गया और ये रेट भी दे दिया तो बी भी मिल गया। क्या आप इसका भी एलएटी बना सकते हैं? फटाफट से बताओ। क्या इसका भी एलएटी बना सकते हैं? द आंसर इज यस। फटाफट से मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस में कितने का कैश प्राइस है? इतना। पहली बार में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 3.5 लाख। अगले साल 3.5 लाख के अंदर ब्याज का रेट है 35,000। मुझे ये बताओ बराबर 7 किस्तें देनी है, तो 7 बराबर किस्तों का क्या मतलब होता है? क्या ये 7 ईएमआई का मतलब होता है या 7 का मतलब इक्वल प्रिंसिपल होता है? इसका मतलब होता है इक्वल प्रिंसिपल। ओके, ये इक्वल प्रिंसिपल है। तो मुझे बताओ इसको 7 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 50,000 प्लस 35,000, ये हो जाएगा 85,000। फटाफट से बताओ मैंने ठीक किया, गलत हो गया लगता है मुझसे? मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। अरे अरे, ये तो रबड़ से रब करना पड़ेगा, मैंने गलत कर दिया। 85,000 इज नॉट करेक्ट। सब बच्चे कह रहे हैं ठीक किया है। ओके, तो कुणाल ने भी कहा ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। मुझे बताओ अगली बार क्या अब हम फटाफट से कर सकते हैं? अब कोई दिक्कत नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई क्वेश्चन अड़ जाए, तुम एलएटी बनाना क्वेश्चन हो जाएगा। 2,20,000, 70,000, 1.5 लाख। ओके। और फिर आ गया हमारे पास 1.5 लाख। ये कितना आ गया? 15,000, 65,000, 1 लाख, 1 लाख, 10,000, 60,000, 50,000, 50,000, 5,000, 55,000 और नील। समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ हाँ, जतिन कह रहे हैं गाने मत गाओ। बिल्कुल, मैं जतिन भूल गया था। हायर परचेज प्राइस इसका टोटल होगा, दिस विल बी द टोटल इंटरेस्ट एंड दिस इज योर कैश प्राइस। बाकी अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। काव्या कह रहे हैं कि सर ईएमआई का मतलब तो इंस्टॉलमेंट विद प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल ठीक काव्या, ईएमआई का मतलब जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये बात आपको वर्ड ईएमआई लिखा हो तो ही काम की है, ईएमआई लिखा हो तो ही काम की है। हालांकि आपके लिए ईएमआई कभी भी लिखा नहीं मिलेगा। हमारे इंटरमीडिएट में हमेशा इसका क्या मतलब होता है? हमेशा इसका मतलब होता है इक्वल प्रिंसिपल। इट इज नॉट ईएमआई, इट इज इक्वल प्रिंसिपल। ओके काव्या, तो ईएमआई आपको कभी लिखा नहीं मिलेगा, ईएमआई में इंटरेस्ट जुड़ा होता है। हम यहां पर हमेशा इक्वल का मतलब क्या मानते हैं? इक्वेटेड प्रिंसिपल। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। और भी देखें, ये देखें, मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन में रखा।
कैश प्राइस नहीं अवेलेबल है। डाउन पेमेंट हमारे पास कितनी है, ये दे रखी है, डाउन पेमेंट भी है, किस्तें भी हैं, तो सी चीज अवेलेबल है, बी चीज भी अवेलेबल है। अगर ए मिसिंग है, बी और सी हैं, तो क्या आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? मुझे फटाफट से बताओ, इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो गए, फटाफट से बताओ। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो गए? इसको सॉल्व करने के हो गए, एक तो बैकवर्ड तरीका, और दूसरा कौन सा तरीका हो गया? एफएम का एन्युटी मेथड। ये हो गया एन्युटी मेथड। हमारे एग्जाम में क्या करना है? जय माता दी, आपके एग्जाम में यही मेथड लगाना है। लेकिन अगर मान लो कह दिया जाए कि आप एन्युटी मेथड लगाओ, तो ही आपने ये लगाना है। ओके तो मेरे को ना कुछ याद नहीं आ रहा इसको कैसे सॉल्व करते थे। हम बैकवर्ड चलते थे, तो मुझे फटाफट से बताओ बैकवर्ड में हम कहां से चलेंगे? 22,000 मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दिया, पहले अभी बोर्ड पे रिवाइज करा दिया, उसका प्रिंट आउट भी ले लेते हैं, आपको मिल जाएगा वो भी। तो मैंने कहा 22,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट है हमारे पास इतना, ये आ गया 20,000 रुपए। फिर हमारे पास है 35,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, फटाफट से बताओ ना। श्रेया ने कहा 50,000। फिर उसके बाद है 16,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू शायद 60,000। प्लीज चेक। अगर सारी पेमेंट हाफ ईयरली बोले और एन्युटी मेथड हो, नहीं काव्या, तब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको ना फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना पड़ जाता है, तो वो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ और वो आपने अपने पास अप्लाई भी नहीं करना है, ठीक है। और इसका शायद एक ही क्वेश्चन है एन्युटी मेथड का। एक बच्चा बार बार बोल रहा था क्वेश्चन 5 है, तो देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहां तक पहुंच गए थे? 28,000। 28,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 80,000। तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 कैश प्राइस हो जाएगा 1 लाख रुपए। क्या इसके बाद एलईटी बन सकता है? फटाफट से बताओ, क्या इसके बाद एलईटी बन सकता है? इसके बाद एलईटी बन सकता है। अच्छा, एन्युटी मेथड में क्या होगा? एन्युटी मेथड में आपके पास अपनी इंस्टॉलमेंट्स को लिख दो, 28,000, 16,000, 35,000, 22,000। ये ईयर 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है। 10% के फैक्टर बताओ। अच्छा, आर्यन कह रहा है कुछ और। हाँ, तो ये भी आर्यन मैं भूल गया, इसका एन्युटी का भी एक क्वेश्चन था, तो ये आ जाएगा 0.90909। अच्छा, फिर अगले वाले का बताओ जरा। 0.826, आगे भी बता दो एग्जैक्ट कितना आता है? 8264। फिर 35,000 वाले का बताओ, 0.7513, 0.7513। फिर उससे अगले वाले का भी बताओ, 6830। फिर मुझे मल्टीप्लाई करके बताओगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, मल्टीप्लाई करके आप मुझे मल्टीप्लाई कराओ 28,000 इंटू 28,000 इंटू 0.9090। 2525454। 16,000 इंटू 0.8264 इज इक्वल टू 132224। फिर उससे अगला वाला को कितना आएगा? 35,000 इंटू 0.7513, 26295। ठीक है, फिर उससे अगला वाला बताओ, 22,000 इंटू 0.6830, 15,026 प्लस 26,295 प्लस 13। ये पॉइंट होना चाहिए ना, यहां मैंने इतनी बड़ी फिगर कैसे लिख दी? 13,222 प्लस 25,454
ये आ गया 79,997, 79,997। मुझे बताओ, प्लस कर दो डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितने की थी? शायद 20,000 रुपए की थी। तो कैश प्राइस कितना आ गया? कैश प्राइस इज इक्वल टू 1 लाख। कैश प्राइस इज इक्वल टू 1 लाख। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैश प्राइस बनते ही आप LAT बना सकते हैं और आपका सवाल हो सकता है। तो आपको रिवीजन भी हो पा रही है साथ साथ में कि भाई ये FM का मेथड लगाना पड़ जाए तो ये लगाना, बैकवर्ड मेथड लगाना है तो ये लगाना है, और बाकी हमने पहले ऑलरेडी कर लिए। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर IRR निकालना पड़ जाए, तो ये मैंने सारा आपको IRR निकालने का मेथड बताया है। आओ जरा उसको देख लें एक बार, IRR कैसे निकालें। पीयूष कह रहा है बहुत ज्यादा प्रिसाइज तो LAT ही आ रहा है। हाँ पीयूष, लेकिन आपको रियलिटी बताऊं, रियलिटी में यही मेथड आपका रियल लाइफ में चलेगा। ठीक है, ये मेथड नहीं चलेगा, रियल लाइफ में यही चलेगा, क्योंकि एक्सेल भी ऐसे ही करेगा। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अपने पास कि हम अपने पास कैसे IRR कैलकुलेट करते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, जिससे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कैश प्राइस के ज्यादा आ जाए। एक बार ज्यादा आ जाए और एक बार कम भी आ जाए। एक बार ज्यादा बोला, एक बार कम आ जाए। आपको इसमें हिट करना है। तो बताओ, आमतौर पे आप एग्जाम में किस पर हिट करोगे? तो एग्जाम में आमतौर पे 10% पे पहला हिट करना। ठीक है, 10% पे पहला हिट करना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दूसरा हिट कितना करना है। ये बताओ, अगर मान लीजिए 10% से चकनाचूर हो जाए, चकनाचूर मतलब बहुत टूट जाए, बहुत टूटना, तो आप फिर अगला रेट क्या लोगे? 10 से ज्यादा लोगे कि कम लोगे? एक बात बताओ, तुम्हारी हथौड़ी की ताकत ज्यादा थी, उसने चकनाचूर करके ज्यादा तोड़ दिया, तो अब तुम्हारी हथौड़ी की ताकत क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ओ, आप 8% ले लेना। लेकिन अगर मान लो कम टूटे, तो फिर क्या ले लेना? बताओ, अगर कम टूटे तो थोड़ा ज्यादा ले लेना। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने पास क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरपोलेशन से काम करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? मध्य रास्ता निकालना, मध्य मार्ग ढूंढना। चंडीगढ़ में मध्य मार्ग है एक, ठीक है, तो वैसे ही चंडीगढ़ वाले बच्चे तो ध्यान रखें, इंटरपोलेशन मतलब मध्य मार्ग ढूंढना। ओके, IRR ढूंढने के लिए। तो उसमें हमने आपको बताया कि कैसे करते हैं कि आपने 10% से लिया था, 10% से आपकी PB का वैल्यू क्या आ रही थी, आपका कैश प्राइस से वो कितनी डेविएट कर रही थी, अगर आपने दूसरा वाला रेट लिया तो क्या रेट आ रही थी, और हमारे को कितना डिफरेंस लाना है। उस डिफरेंस का जो गैप है, उससे आप अपने पास इसका, ये आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस था जो कि 2% था, तो आपका इससे इंटरपोलेशन से ये सॉल्व हो सकता है। मैं इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता। अगर मान लो इसमें भी आपको डाउट हो, तो हमने इसका एक स्मॉल वीडियो LMS पर डाल रखा है, आप उसको एक बार डाउनलोड करके जरूर देखना। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहां पर, सारे के सारे बच्चे देखो। सम्यक कह रहा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? LMS पर नहीं है क्या? प्रिंस भी कह रहा नहीं है। रवि इधर आओ जरा फटाफट से। चलो, अभी रवि आए नहीं है, रवि लगता है चाय पीने गए हैं। हाँ रवि, एक ना हमने वीडियो बनाया था इसका IRR ढूंढने का, वो है ना, वो बच्चे कह रहे हैं नहीं डला हुआ अभी तक। तो अभी डल रहा है, आप चिंता ना करें, वो सेव हुआ था जहां तक मुझे याद है। हाँ, आयुष अब कह रहा है LMS पर, वही तो मैं कह रहा हूं है, फिर भी वो कह रहे नहीं है। ठीक है, पड़ा हुआ है, रवि कह रहे हैं पड़ा हुआ है, नालायक। हायर परचेज के चैप्टर में LMS में देखो, उसमें पड़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यहां पर देख लो, जिनको यहां पर देखना मेरे साथ साथ देखो कि मैंने अपने पास कहा ये तो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है मैंने, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये तो आपका मैंने खाली प्रेजेंट वैल्यू का सवाल डाला है।
तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो 9% पे, तो 9% पे बताना फैक्टर की वैल्यू क्या क्या आएगी। यहां प्रेजेंट वैल्यू पूछी हुई है, खाली खाली मैंने प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, 1 डिवाइडेड बाय 1.09, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 0.9174, 0.8417, 0.7722। इसको सॉल्व कर लें, ये आपका कैश प्राइस आ गया। बस यही क्वेश्चन था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हैं। ये देखो उन्होंने बता दिया, ये रहा वो जो वीडियो तुम कह रहे हो। देखो मैं चिल्ला भी रहा हूं तुम्हारे पर, वीडियो में भी तुम्हारे को गालियां दे रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो मिल गया ना तुम्हारे को। वापिस आ जाओ। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बायर्स। बारी आती है दूसरे मुद्दे की, बायर की बुक्स में क्या होगा। मुझे फटाफट से ये बताओ कि बायर जो है वो कौन से मेथड से अकाउंटिंग करता है। मैंने आपको ये बात लिखवाई हुई थी कि बायर कौन से मेथड से अपनी अकाउंटिंग करता है, फटाफट से बताओ। बायर कौन से तरीके से काम करता है। बायर यूज करता है कैश प्राइस मेथड, और यही नाम वेंडर क्या बोलता है, बेचने वाला नाम रखता है सेल मेथड। मेथड वही होता है। वो पहले से लॉगिन था इसलिए नहीं कर रहा था, दोबारा कर लिया होगा। चलो मोहम्मद दनियाल, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। दूसरा है इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस को बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये पापों का घड़ा है। वेलकम फिल्म में कहता है ना, मेरे को डायलॉग याद आ गया है, मैं क्या करूं, करा तो रिवीजन राउंड लेकिन अब दिमाग वहां चला गया है। उसमें क्या कहता है वो, वेलकम फिल्म में वो कहता है, मैं तेरे पापों का घड़ा कब तक अपने सर पर लेके ढोता रहूं। यही मैं इंस्टीट्यूट से कहता हूं, मैं तेरे पापों का घड़ा कब तक अपने सर पर ढोता रहूं, कब तक ये पढ़ाता रहूं जो गलत है, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली तो और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। तो वही है हमारे पास। तो अब हम अपने पास कैश प्राइस मेथड पर आते हैं। कैश प्राइस मेथड में क्या था, तो ये लीजिए, ये आपका कैश प्राइस मेथड था। दिस वाज कैश प्राइस मेथड। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, हम नहीं दिख रहा, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, इसका मतलब हम अपना एग्रीमेंट वाले दिन एसेट लेंगे तो क्या होगा। सारे बच्चे बताओ, जब तुम कार खरीदोगे किस्तों पे तो एंट्री क्या बनेगी। कार आ गई ना तुम्हारे पास, तो कार अकाउंट डेबिट, हम उस कार के साथ बगल में लिख देंगे कार ऑन हायर परचेज या कार ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू। किस्तों पे ली है तो जिससे ली है उसका नाम डालना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हायर परचेज वेंडर। कार खरीदी है तो क्या ब्याज को कैपिटलाइज कर दोगे या सिर्फ कैश प्राइस कैपिटलाइज होगा। फटाफट से बताओ, कैश प्राइस कैपिटलाइज करोगे कि हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस में ब्याज भी है, तो ब्याज थोड़ी ना कैपिटलाइज होता है। ये बताओ, मैं अपनी कार में तेल डलवा रहा हूं तो क्या तेल को कैपिटलाइज कर दूं। तेल मतलब पेट्रोल, ठीक है। मैंने कार के अंदर पेट्रोल डलवाया तो क्या पेट्रोल को कार में ऐड करता जाऊं, ऐसे तो बड़ा महंगी हो जाएगी कार। वही समझो, ये ब्याज उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए वो यहां पर नहीं आएगा। और हायर वेंडर क्या है, एक लोन अकाउंट है जिसको लोन अमोर्टाइजेशन टेबल से आप उसको क्लोज करेंगे। ये बताओ, जब आप पेमेंट करते हो इस वेंडर को, तो वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बचपन की एंट्री है। साल के एंड में ब्याज लगेगा, ब्याज की एंट्री क्या होगी, फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर के प्रति आपकी लायबिलिटी आ जाएगी और आपका खर्चा हो जाएगा। फिर आप उसकी किस्तों को पे भी कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने उसकी किस्त को पे कर दिया। क्योंकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कुछ कहता है, आपने डेप्रिसिएशन लगाई। बताओ, जिस एसेट को किराए पे लिया डेप्रिशिएट क्यों कर रहे हो। मैं पहले बता चुका, जिस एसेट को तुमने किराए पर लिया हुआ है उसे डेप्रिशिएट क्यों कर रहे हो। क्योंकि जतिन ने कहा AS1 में क्या, बाई चांस AS1 तो मैंने ही बोल दिया था। वेरी गुड वंशिता, सब्सटेंस ओवर फॉर्म,
वो कहता है कि जिस एसेट को तुमने किराए पर लिया है पर तुमने खरीद लेना है, तो दिक्कत की बात ही नहीं, वो तुम्हारा ही तो है। ओके वो तुम्हारा ही तो है। तो ये क्या है, ये आगे आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज। ठीक है मैंने अपनी होने वाली पत्नी को घड़ी दी, ये सच है। जब मेरी सगाई हो गई थी, तो मेरी अरेंज्ड मैरिज थी, तो हम पहले से जानते नहीं थे, तो सगाई होने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को जाना, तो फिर मैं उसको पीतमपुरा में एक जगह पर टाइटन का शोरूम था, मैं वहां पर लेकर गया अपनी पत्नी को। मुझे वो किस्सा अभी भी याद रहता है हमेशा। तो मैंने उससे कहा मैं तेरे को घड़ी लेके देना चाहता हूँ। फिर मैंने घड़ी लेके दी, मैंने 5,000 रुपये की घड़ी लेकर दी। अब आप कहेंगे 5,000 तो सस्ती घड़ी है, लेकिन मेरे लिए बहुत महंगी घड़ी थी, पर मैंने वो 5,000 की घड़ी लेकर दी। और मेरे को वहीं पर एक बच्चा मिल गया। वो बच्चा कहता है, अरे अरे आप किसी को घड़ी क्यों दिला रहे हो? तो मैंने कहा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मेरी होने वाली पत्नी है, घड़ी मेरे पास वापस लौट के आ ही रही है, इसका मतलब मेरी ही घड़ी है। ओके फील आ रही है कि नहीं आ रही है? कि मेरी तो घड़ी है, इसमें कौन सी दिक्कत है, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। अब रिजवी कह रहे अच्छा ये है, ठीक है। आदित्य कह रहा है लेकिन वो फीमेल वाली घड़ी, अरे भाई फीमेल वाली घड़ी घड़ी है तो मेरी ना, तुम बात ओनरशिप की चल रही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है फीमेल वाली घड़ी है कि मेल वाली घड़ी, घड़ी तो मेरी है, ठीक है। हाँ अब सारों का दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि हायर परचेज में किराए पर लिया है, पर परचेज तो कर रहे हो ना बाद में, तो तुम्हारा ही तो है, बात खत्म, तुम्हारा ही तो है, इसलिए डेप्रिशिएट कर डालो उसको, ठीक है। चलिए वापिस आओ। हम डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को बाद में कहां भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में खर्चे को भी डालेंगे। तो बताओ खर्चों में क्या क्या डालेंगे? हम फाइनेंस कॉस्ट को और डेप्रिसिएशन, ये दो हमारे खर्चे कहां जाएंगे? P&L में। मैंने आपसे कहा था भाई क्या आप टी शेप में बनाना चाहते हैं तो टी शेप में भी बना सकते हो, और मॉडर्न शेप की बात करें तो ये मॉडर्न शेप है। यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू फाइनेंस कॉस्ट और टू डेप्रिसिएशन। ओके हाँ श्रेया देखो तो रवि आपने क्वेश्चन अरेंजमेंट अपलोड कर दिया हुआ है? हाँ कर दिया है। श्रेया चेक करो एक बार तुम, पर अभी क्लास करके चेक कर लेना, अभी चेक करना तो अभी भी चेक कर लो। अच्छा बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर हम लोग अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज में और करंट लायबिलिटीज में हम अपना लायबिलिटी का अमाउंट लिखेंगे। ये वेंडर का अमाउंट है। दोनों में बताओ ये अंतर क्या है? वेंडर को लायबिलिटी में क्यों नहीं डाल देते? हाँ खुशी कह रहे हैं वेंडर को लायबिलिटी में क्यों नहीं डाल देते? वेंडर ही तो है नालायक खुशी, ये वेंडर ही तो है, बस हमने उसके दो भाग कर दिए। मुझे बताओ दो भाग कौन कौन से कर दिए? जो आपने पैसा विद इन नेक्स्ट 12 मंथ देना है वो आपकी करंट लायबिलिटी है, और जो आपने अपने पास उसके बाद देना है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। वेंडर को नॉन करंट में नहीं डालना चाहिए, ये तो बोरिंग नहीं है। नहीं हर्ष, असल में ना इस पर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि वो लीज लायबिलिटीज को बोरिंग्स के अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, जब आप शेड्यूल 3 पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा अब तक तो आपने, उसके गाइडेंस नोट में आता है कि जो लीज की लायबिलिटीज होती हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी बोरिंग्स। ओके, तो अब आई होप जतिन आपको क्योंकि पता चल गया, क्योंकि हमारा सीए इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट कहता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ये हमारे पास ओसीएल में आएगा। अच्छा, और ये बताना ये जो हमने विद इन 12 मंथ पे करना है ये कौन सा है? ये क्या किस्त का अमाउंट है जो हमने अगले 12 महीने में पे करना है? क्या ये किस्त का अमाउंट है? वेरी गुड वंशिता, वंशिता बड़े टनाटन आंसर देते हैं। वेरी गुड हर्ष। नालायक प्रिंस, किस्त में ब्याज भी है, इसमें से ब्याज का अमाउंट हटाओ कि आपने अगले साल में जो किस्त देनी है बिना ब्याज के, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आपकी करंट लायबिलिटी है। समझ में आई प्रिंस? फटाफट से बोलो। अच्छा, और इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो आपके एसेट्स के अंदर आ ही जाएगा।
फिर मैंने आपको बताया था कभी कभी हम यहां पर भगवान ना करे हमारे पास देने के लिए पैसे ना हो तो क्या करेंगे। सोचो, अगर मेरे पास पैसे ना हो तो हम क्या करेंगे। पैसे है नहीं है तो पहला ऑप्शन तो ये है, हम एसेट लेके रात को ही रफू चक्कर हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम एसेट लेकर के उस वेंडर के पास जाएंगे और हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे साहब पैसे नहीं है, हम तुम्हारा एसेट वापस करने आए हैं। आ हा, कौन सी? प्रिंस कह रहा है मैं पहली ऑप्शन लूंगा, मैं भाग जाऊंगा। प्रिंस ऐसे कैसे भाग जाएंगे? ठीक है। इसका मतलब ये कि तुम्हारे को एसेट को रीपोजेस कराना पड़ेगा। रीपोजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? छीनना। क्या बोलते हैं इसको? छीनना। तो सेलर के पास अधिकार है कि वो एसेट छीन सकता है। बताओ एसेट के पास क्यों ये अधिकार है? वो क्यों छीन सकता है? किस कारण से छीन सकता है? क्योंकि वो रियल में ओनर है। यही तो हायर परचेज की सुंदरता है कि वही ओनर है। वो आएगा, 2 थप्पड़ इधर मारेगा, 2 थप्पड़ इधर मारेगा और एसेट ले जाएगा, या वो थप्पड़ मारेगा ही नहीं, वो एसेट ले जाएगा। बताओ क्या करेगा, ए या बी? वो 2 थप्पड़ इधर मारे, 2 थप्पड़ इधर मारे और एसेट ले जाएगा, या वो बिना थप्पड़ मारे ही ले जाएगा? वो बिना थप्पड़ मारे ही ले जाएगा, कहेगा मेरा ही तो है, बात खत्म। ठीक है, तो वापिस आओ। तो सेलर जो है एसेट को वापस ले जाएगा जो हमने बेचा था इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इन गुड्स को क्या वो बाजार में दोबारा बेच देगा? वो उन्हें दोबारा बेच देगा। तो क्या उनको थोड़ा सफाई सफाई कराएगा, कपड़ा लत्ता उसका ठीक करेगा और फिर बेच देगा? अच्छा, बायर जब ऐसा करता है तो वो डिफॉल्ट 2 तरह का रिपोजेशन हो सकता है। वो है हमारा फुल और पार्शियल। फुल और पार्शियल का क्या मतलब था? फुल का मतलब क्या था? मैंने 2 मशीनें खरीदी थी और पेमेंट कर नहीं पा रहा, तो वैसे तो आएगा और दोनों लेकर चला जाएगा, पर मैं उसके पांव में गिर गया। मैं कहा भाई साहब आप इसका क्या करोगे, थोड़ा धंधा ठीक नहीं चल रहा है, अब थोड़े दिनों तक पेमेंट ले जाना, एक छोड़ जाओ एक ले जाओ। उसको भी क्या लगता है कि क्या करूंगा, छीन कर फिर बेचूंगा ही। ये थोड़ा आदमी आजकल थोड़े हालात खराब हैं, तो वो पार्शियल रिपोजिशन के लिए एग्री कर जाता है। अच्छा, वैसे ये बताओ आपको क्या पसंद है, फुल के पार्शियल? आपको क्या पसंद है? तुम्हें क्या पसंद? जो तुमको, सारे के सारे बदमाश बच्चे हैं हमारे, कह रहे हैं हमको फुल रिपोजिशन पसंद है। मतलब तुम तो शोषण कर रहे हो, तुम्हें फुल रिपोजिशन पसंद है। इसके पीछे पता क्या कारण है? फुल में कम काम होता है इसलिए तुम्हें पसंद है। तुम अपना फायदा देख रहे हो, तुम बिल्कुल ही बेशर्म किस्म के बच्चे हो, तुमको बिल्कुल तरस नहीं आता है, तुम्हारे में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, तुम बहुत ही क्या बोलते हैं, खराब इंसान हो। ठीक है, सुबह सुबह 7:30 बजे, कार्तिक का महीना चल रहा है, सारे लोग प्रभात फेरियां निकालकर पूजा कर रहे हैं और तुमको मैं गालियां दे रहा हूं। बताओ मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरे को भगवान वहां भेजेगा जहां किसी को नहीं भेजा। उसने कहा तेरे को सुबह सुबह गालियां देता था बच्चों को। फुल रिपोजिशन में क्या होता है? पेबल विद इन 12 मंथ्स अदर करंट लायबिलिटी में क्यों आता है? वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आना चाहिए। नहीं आयुष, आयुष जी इधर देखो। तो आयुष थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, आओ हम आयुष की बात करते हैं। आयुष 1 अप्रैल 2021 या 31 मार्च 2022 से पहले वाले ईयर, ठीक है आयुष, 21-22 से पहले वाले की बात कर रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं ये हिस्ट्री है? ये हिस्ट्री है। ओके आयुष, तो हम क्या करते थे,
हम बोरोइंग्स, लीज लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटी मतलब हायर परचेज वेंडर, इन दोनों को हम कहां दिखाते थे? हम इन्हें दिखाते थे अपने पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या दिखाते थे इनको? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और इसमें से भी जो अमाउंट करंट मैच्योरिटी का है, कुछ याद है? यही वर्ड यूज करते थे, करंट मैच्योरिटीज। करंट मैच्योरिटीज, तो उसको हम कहां डालते थे? उसको डालते थे ओसीएल। ओसीएल मतलब कहां? करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी। फिर आ गया 21-22 से आज तक। अब हम क्या करते हैं? चाहे बोरोइंग्स हो, चाहे लीज लायबिलिटीज हो, ये हम कहां दिखाएंगे? ये हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाएंगे, तथा जो इसकी करंट मैच्योरिटीज हैं, इसके दो भाग कर दिए हमने। हमने कहा करंट मैच्योरिटी अगर बोरोइंग्स की है तो इसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे, और अगर ये लीज लायबिलिटी की है तो ये आपकी ओसीएल में जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप समझ पा रहे हैं? इसलिए मिक्स नहीं करना है। तो ये हमारी करंट मैच्योरिटी लीज लायबिलिटी की ओसीएल में है, लेकिन करंट मैच्योरिटी बोरिंग्स की जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में है। बाकी ये दोनों आपकी लॉन्ग टर्म नेचर की हैं। ये करंट मैच्योरिटी है, ये बाकी की है। ओके तो मैं इसका प्रिंट आउट ले लेता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कब से हुआ है? ऐसा 21-22 से हुआ है। इसका मतलब कुछ सवालों में हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट ऐसा ना करता पाया जाए। घबराने की बात नहीं, वो आज चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? चलो जी खुल जा सिम सिम, अरे खुल जा भाई चलो खुल गया फुल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन में बताओ क्या होगा? जब वो हमारा सामान छीन के चला जाएगा तो क्या लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? फटाफट से बताओ। जब वो हमारा सामान छीन के ले जाएगा तो क्या हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? हाँ, बुक वैल्यू उसकी डेबिट हो जाएगी। और क्या एसेट का अकाउंट भी खत्म हो जाएगा? वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें कोई डिफरेंस आएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन, जो कि पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, इसलिए इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेंबर कि एक आधा भी था कि नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से एक आधा तो रहा होगा, वरना मैंने एग्जाम्पल में तो कराया ही होगा। दूसरा था हमारे पास पार्शियल रिपोजिशन। दूसरा था हमारे पास पार्शियल रिपोजिशन। प्रिंस कह रहा है इस पर बड़े सारे क्वेश्चन थे। बड़े सारे तो नहीं होने चाहिए थे यार चलो अब आप कह रहे हैं तो बड़े सारे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से फुल रिपोजिशन पे श्रुति कह रहे हैं 2 थे। हाँ चलो 2 थे, 2 को तुम बड़े सारे बोल दोगे, हैं नालायक। पार्शियल रिपोजिशन ऑफ द एसेट्स, इसमें क्या होता था? होता तो ये भी वही था कि एसेट को कितने पर लिखेंगे? बुक वैल्यू पर। लेकिन वेंडर को जो लिखेंगे वो बुक वैल्यू पर नहीं। हो मुझको लगता है मैंने गलत कर दिया। ये भी तो, सॉरी, ये भी तो आपके, अरे भाई रब हो जा ये हमारे पास एग्रीड वैल्यू नहीं था, ये हमारे पास बुक वैल्यू था। मेरे से गलत हो गया, मेरे से ये गलत हो गया, आई एम सॉरी। ये हमारे पास एग्रीड वैल्यू नहीं था, ये भी बुक वैल्यू था। ये हमको बुक वैल्यू लिखनी चाहिए कि वेंडर को भी बुक वैल्यू पर ही खत्म कर देंगे यही तो इसमें पंगा था, यही तो इसमें पंगा था। क्या इसमें यही पंगा था कि इसमें बुक वैल्यू नहीं थी, इसमें एग्रीड वैल्यू? हा, आप नोटिस करें, देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद ये देखो, तुम्हें हम आपको दिखाएं कि मैंने इस पर पूरा कांटा लगा दिया, और मैं अब कहूंगा कि इसका ठीक आंसर निकालना है तो क्या करेंगे ये देखो, बस ऐसे करेंगे तो ठीक आंसर आ जाएगा। जादू देख रहे हैं
तो हायर परचेज वेंडर को हम एग्रीड वैल्यू पर डालेंगे। तो क्या यही हमारे पास एक झंझट होगा इसके अंदर? एग्रीड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही झंझट होगा, जिसका हिंट कहां पर मिलेगा? क्वेश्चन में ही लिखा मिलेगा, ये कैसे ढूंढना है। मुझे आगे बताइए। हाँ, कुणाल कह रहा है सर मेरे को तो जादू ही समझ नहीं आया। कुणाल जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कह रहा है ये हुआ कैसे। कुणाल बेटा बस क्या बताऊं, देखो मजे की बात है। ये देखो, ये ऊपर से मैं रबड़ लूंगा, ये मैंने रबड़ का निशान पिक किया, ठीक है, तो इसे रब तो सारा ही कर देना चाहिए ना, क्योंकि रबड़ है तो भाई इस पर चलाऊंगा तो रबड़ तो सारा ही चल जाना चाहिए। पर देखो जादू, सिर्फ और सिर्फ वही रब होगा जो मैं चाहता हूं। आ हा हा हा। ठीक है। हर्ष कह रहा जय बाबा घसीटाराम की। वापिस आओ। तो मैंने कहा हम अपने पास क्या करेंगे, एग्रीड वैल्यू को ढूंढेंगे, और फिर उसके बाद हम जब एग्रीड वैल्यू के अंदर लेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर और आ जाएगा उसके अंदर। बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। एग्रीड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए सवाल आपको नया डेप्रिसिएशन का रेट बताएगा। क्या बताएगा? नया डेप्रिसिएशन का रेट बताएगा। उस डेप्रिसिएशन के रेट से आप अपनी एग्रीड वैल्यू ढूंढोगे। तो हम जब उसको ढूंढेंगे तो क्या निकलाएगा हमारे पास, उसका एग्रीड वैल्यू निकलाएगी। क्या इस मुद्दे पर बहुत सारे क्वेश्चन थे? इस मुद्दे पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसमें आता था कि डेप्रिसिएशन लग रही है 10%, हर जगह तो लग रही है 10%, लेकिन उन क्वेश्चंस में क्या होता था कि जहां पार्शियल रिपोजेशन है, कि 3 मशीनें हैं, उसमें से 2 मशीनें वो रिपोजेस कर लेगा और उनको वैल्यू करेगा एट 30% डेप्रिसिएशन। मुझे ये बताना 30% डेप्रिसिएशन जो है ये WDV की होगी कि स्ट्रेट लाइन की होगी? हर्ष कह रहा है अगर उसमें प्रोविजन फॉर अडॉप्शन बनाया है तो लॉस की एंट्री क्या होगी? तो हर्ष मैं भी इस एंट्री में आपको चेंज करके दिखा देता हूं। तो अगर 30% लिखा है तो क्या होगा? WDV ही होगी। अच्छा, जब आपको एसेट की लाइफ लिखी होती है, एसेट की लाइफ 5 साल, तो हम उस समय क्या यूज करते हैं? तब SLM यूज करते हैं। आपको SLM यहां पर यूज करना नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा रेट बताएगा, इसलिए वो हमेशा आपको कौन से रेट से लगाना है, वो आपको अपने पास WDV से लगाना है। तो आप अपने पास डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो आपके पास एग्रीड वैल्यू आ जाएगी, और एग्रीड वैल्यू से ही अपना हम काम कर देंगे। हर्ष की एक क्वेरी आई थी, उन्होंने कहा सर अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा होगा तो क्या करेंगे? अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रखा है, अब देखो मेरे बच्चों, कौन से पेन से लिखूं? हरे पेन से लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम एसेट को यहां पर लिखेंगे, जो उसकी कॉस्ट है, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी उसे डेबिट कर देंगे। बाकी सब कुछ वही होगा। ओके। क्या आपको समझ में आ गई जिस बच्चे की क्वेरी थी हर्ष? चलिए, हाँ जतिन, अभी मैं क्वेश्चंस की क्वेरी पर आऊंगा तो आप मुझे क्वेश्चन बता देना कौन सा वाला करना है। तो एनीवे ये आमतौर पे होता नहीं था, किसी बच्चे ने कहा है तो मैंने आपको बताया। तो मैं वापस अपने रेड पेन पे आ जाऊं। और फिर अल्टीमेटली लॉस ऑन रिपोजिशन कहां चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। वेंडर की किताबों में क्या होगा? वेंडर की किताबों में क्या होगा? वो उसी का उल्टा है, बस उसका नाम क्या है? सेल मेथड। वो जब सेल करता है तो क्या लिखता है? वो कहता है हमने बायर को सामान बेचा, तो बायर को डेटर भी बोल सकते हैं और बायर भी बोल सकते हैं, कैश पेपर सेल किया, और गुड्स सेंट ऑब्लिक सेल, यानी हमने जो सामान दिया है उसको वो सेल बोलता है या गुड्स सेंट बोलता है। वो अल्टीमेटली हमारे पास सेल करके दिखा दी। जब डाउन पेमेंट आती है तो पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर, फिर उसको ब्याज की आमदनी होती है।
हाँ प्रिंस, मुझे पता नहीं किस पर कितने क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास ब्याज की इनकम होती है, तो इनकम बायर से मिलनी है, बायर अकाउंट डेबिट टू इनकम, फिर वो इनकम एक्चुअल में आपको मिल भी जाती है। जब इनकम बाद में मिलती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर। और फिर उसके बाद अगर यहां पर भी छीना झपटी है फुल या पार्शियल, तो वो एसेट को वापस ले आता है। और एसेट को वापस लेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? गुड्स रीपोजेस, यानी जो उसने छीन लिए वो एसेट वापस आ गए, ये एग्रीड वैल्यू पर टू एचपी बायर, बायर अकाउंट इससे आपका क्लोज हो जाता है। और हाँ जतिन, सेलर पर ना बड़े कम क्वेश्चन है ये, अगर आपको याद हो तो मैंने रिवाइज करने से पहले ही बताया था कि ज्यादा इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछता है वो बायर पर पूछता है, पर सेलर का भी तैयारी तो करके जानी है ना जतिन, हमें क्या पता वो ना दूसरा नहीं पूछेगा, पूछना तो पड़ेगा। प्रिंस कह रहा है इस पर एक ही क्वेश्चन है, ए 21वां नंबर, तो 21वां नंबर देख लेना। इन गुड्स को हम रिपेयर कर देते हैं और बाद में बेच देते हैं, इसका अकाउंट आपके पास यहां पर बन जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, हम बायर अकाउंट की एंट्री डालते हैं, उसमें रिपेयर करवाते हैं और सेल कर देते हैं, और बाद में क्या निकल आता है? बैलेंसिंग फिगर। वो प्रॉफिट भी हो सकता है और ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये मैंने आपके साथ बात बताई थी किसकी, इन रिलेशन टू गुड्स रिपोजेस्ड की। फिर इसके अलावा हमारे पास ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे इसमें मेथड्स दो थे, और इंट्रा सस्पेंस भी मेथड होता है जो कि हमारा गलत है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट पूछता है तो हमने आपको कहा कि ये भी करना पड़ सकता है। ये AS 19 के अगेंस्ट है, ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं है, बट ICAI ने अभी तक रिमूव नहीं किया, इसलिए आप उसको पढ़े जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट आ गया, वो है इंट्रा सस्पेंस अकाउंट। वैसे इसका भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, आई एम नॉट श्योर, इसका भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हम पहले से ही सारे के सारे ब्याज को अपने पास डेफर करके रख लेते हैं। हम पहले से ही इस ब्याज को डेफर करके रख लेते हैं, और फिर धीरे 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 उस ब्याज को हम एडजस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपको याद हो, सारी अकाउंटिंग वही होती है। इसका प्रिंट ले लें, इसका प्रिंट तो ले लिया था ना? तो बायर जब बायर एसेट लेता है तो वेंडर के नाम लायबिलिटी बनाता है, बट इंटरेस्ट सस्पेंस में वो यहां इंटरेस्ट सस्पेंस को डाल देता है और इसका अमाउंट हायर परचेज प्राइस की लायबिलिटी बना देता है। ओ फटाफट से देखो भाई, ये कैश प्राइस है, ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये अपने पास पहले इसको यहां डाल देता है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या हमने जबरदस्ती एक अकाउंट डेबिट भी कर दिया और उसको क्रेडिट भी कर दिया? फटाफट से बताओ, जबरदस्ती एक चीज डेबिट भी कर दी और साथ में उसका क्रेडिट भी कर दिया। तो मुझे ये बताओ, बाद में जब मैं आपसे पूछूंगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में ये सस्पेंस अकाउंट को कहां पर डालोगे? बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट को कहां डालोगे? उसे वेंडर के साथ मिक्स कर दोगे, नेट पर शो करोगे। बैलेंस शीट में ये दोनों नेट पर शो होंगे। कुछ याद आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट में वेंडर का जो बैलेंस है
और सस्पेंस का जो बैलेंस है दोनों को नेट करके शो किया जाएगा। सर ऐसा करते क्यों है? अरे भाई ये बंद हो गया ना, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने पास एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब दिखा सकते हैं? आज की डेट में नहीं दिखा सकते यार, ये क्या करे इंस्टीट्यूट का। सारे बोलो जय माता दी, इससे गुस्सा कंट्रोल होता है मेरा। जय माता दी, बस अपना पेशेंस थोड़ा लूज करना है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। पुराने जमाने में लॉजिक थे, हायर परचेज एक्ट 1972 के हिसाब से इसके लॉजिक थे। मैं आपको उसके बारे में चर्चा नहीं कराऊंगा कि उसमें क्या लॉजिक थे, वो लॉजिक हुआ करते थे। उसके पीछे लॉजिक जो था वो मुख्य रूप में ये था कि पहले जमाने में आपके पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तब ब्याज की कैलकुलेशंस के लिए हम लोग अपने पास बाद में मिस ना हो जाए, हम शुरुआत में ही इस ब्याज को अपने पास रिकॉर्ड करके धीरे धीरे डेफर करते थे। यह उसका कारण था। आज जमाना बदला हुआ है, आज वो तर्क संभव नहीं है। आप बोले साहब ब्याज निकालने के लिए मेरे पास कोई पुराना डाटा कहां से ढूंढूं? आज आपके पास एक्सेल है, कंप्यूटर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, आप अपने पास सारा डाटा निकाल सकते हैं। एनीवे, फिर मैंने आपसे कहा कि आप अपने पास इसको लेटर ऑन बताओ क्या करेंगे? इंट्रेस्ट सस्पेंस को आप ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? इसे इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां चला जाएगा ये? इंटरेस्ट अकाउंट में। और इंटरेस्ट कहां चला जाएगा? फटाफट से बताओ, इंटरेस्ट कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में जो भी आपका वेंडर का बैलेंस होगा जो भी वेंडर का बैलेंस होगा तथा जो भी इंटरेस्ट सस्पेंस के बैलेंस के बाद जो नेट बैलेंस होगा, ये नेट बैलेंस ही आपके पास क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। गंगा और गंगा मैया, ये मेरे को प्रिंस ने गाना याद दिलाया है तो याद आया, वरना मैं गाना ऐसे गाता नहीं, लेकिन प्रिंस ने पीएनएल को देखते गंगा गंगा करना शुरू कर दिया। अगर क्वेश्चन में लेजर बनाने के लिए कहा पार्शियल रिपोजेशन में, जतिन इसमें इस कॉन्सेप्ट में आप रिपोजेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब आपके पास ये सवाल अगर आएंगे तो इसमें कोई रिपोजेशन की बात नहीं होगी। वो अगर होगी तो दूसरे केसेस में ही होगी, उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे आपने किए भी थे। मुझे बताओ सेलर के केस में क्या होता है? तो ये अपने पास कहता है कि मैंने बायर को डेबिट कर दिया विद किससे? हायर परचेज प्राइस। वो सेल दिखाएगा किससे? कैश प्राइस। और वो क्रेडिट किसे कर देगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट विद द इंटरेस्ट अमाउंट। वो पहले ही अपना सारा का सारा इंटरेस्ट सस्पेंस डाल देगा। फिर बताओ इस इंटरेस्ट सस्पेंस को वो कहां भेजेगा? फटाफट से बताओ, ये इंटरेस्ट सस्पेंस को वो कहां भेजेगा? इस इंटरेस्ट सस्पेंस को कौन सा भेजेंगे? इफ क्वेश्चन वांट लेजर्स, अच्छा अभी बता देता हूं जतिन, पहले इस चर्चा को पूरा कर दूं। वेरी गुड वंशिता, ये गया इंटरेस्ट इनकम में। और मुझे ये बताओ इंटरेस्ट इनकम कहां चली जाएगी? इंटरेस्ट इनकम चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। और मुझे बताओ अगर आपसे पूछे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जो बायर का बैलेंस है, आप इंटरेस्ट सस्पेंस का भी जो बैलेंस होगा वो नेट करके आप अपने पास उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। दिस इज द वे हम इंटरेस्ट सस्पेंस बनाते हैं। मैंने एंट्रीज आपको करा भी दी और नॉर्मल एंट्रीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, जतिन ने क्वेश्चन पूछा है, एक अलग क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा सर अगर मान लो पार्शियल रिपोजिशन है तो हमें कौन कौन से लेजर बनाने हैं? तो बुक्स किसकी बना रहे हैं? बायर की या सेलर की? तो जतिन बायर की किताबों में आप हमेशा एसेट अकाउंट हमेशा बनाएंगे, एचपी वेंडर अकाउंट हमेशा बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? टिल रिपोजिशन। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फर्दर पेमेंट दी हुई है, क्या कुछ याद है? कुछ क्वेश्चन में फर्दर पेमेंट दी होती थी रिपोजिशन के बाद भी। वो आपको कहता था कि ब्याज के बाद 3 महीने बाद सेटलमेंट हो गई, ऐसे करके कुछ लिखा होता था। तो अगर फर्दर पेमेंट है देन टिल लेजर इज 0।
इसके अलावा आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाने को भी कहा जा सकता है। बाकी नेसेसरी में ये दो खाते बनेंगे, ओके। और सेलर के केस में कौन सा अकाउंट बनेगा? सेलर में आपने जो बनाना है वो HP बायर अकाउंट बनाना है तथा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट भी बनाना है। और इसके अलावा यहां पर भी P&L का एक्सट्रैक्ट अगर मांगा हो तो जतिन ये तो सिर्फ तभी होगा अगर क्वेश्चन कहे, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई। तो आपने कहा क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो ये नहीं बनाना, फिर आपको सिर्फ यही खाते बनाने हैं, ओके जतिन। तो ये आपके पास है। इंस्टीट्यूट जनरली टी शेप्ड बैलेंस शीट बनाता है और करंट नॉन करंट अलग नहीं करता है। तो खुशी का कहना है कि सर इसमें वो करंट नॉन करंट अलग नहीं करता है, तो चलो आप वैसे कर लो खुशी। खुशी आपका कोई उससे एग्जाम में गलत नहीं होगा, आप इंस्टीट्यूट का आंसर मानेंगे बिल्कुल ठीक रहेगा बल्कि, ठीक है। बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने पास लेटर ऑन आने वाले केसेस में यही पढ़ने वाले हैं। तो जो आपने यहाँ पढ़ा वो आप लोग लाइफ में आगे यूज करने वाले हो। लाइफ का मतलब यही CA में ही फाइनल में आते आते आपको जो मैंने बताया था यही यूज करोगे। तो आप अभी खुशी की बात सभी मान लेते हैं कि भाई अगर मान लो हम टी शेप बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। द आंसर इज यस, टी शेप बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूट सारे टी शेप में आंसर मेजॉरिटी सॉल्व करता है। इसका मतलब आप टी शेप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे बताइए यहां तक तो हमारे पास एक रिवीजन थी, अब आती है क्वेरीज। तो क्या आपके पास क्या ये वाली भी आपको भेज दूं, जैसे मैंने ये अमेंडमेंट करता रहा, क्या ये भी भेज दूं आपको? भेज देते हैं, कुछ दिक्कत क्या है। अब हम भी टैक्स सेवी हो गए हैं, अब देखो फटाफट से काम हो जाता है, ओके। अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं। और ये मैंने लिखा रवि तो रवि ये भी डाल देना, ये लिख देना एनोटेटेड, ठीक है। एनोटेटेड। तो लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 जतिन ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9, अरे 9 नंबर तो हायर परचेज का क्वेश्चन ही नहीं है। यश पापा कहां बैठे हैं? 9 नंबर क्वेश्चन तो हायर परचेज का क्वेश्चन ही नहीं है। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। A firm acquired 2 tractors under hire purchase arrangement from hire purchase company, जिसमें ये 2 ट्रैक्टर लिए हैं, इस डेट को लिए हैं। Both agreements provide for payment to be made in 24 monthly installments of 600 each and 800 each, commencing on the last day of the month following the purchase. Installments were paid on due dates. On 30 June, tractor B was destroyed by fire in full settlement. On 10th July, 15,000 इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है और बैलेंस हायर परचेज कंपनी ने इन ट्रांजैक्शंस को राइट ऑफ कर दिया है। फॉर्म ने 31 दिसंबर तक खाते बनाए हैं, 20% की डेप्रिसिएशन लगानी है। और आपने अपने पास जो खाते बनाने हैं भाई साहब, ये खाते कौन से हैं? ये तो एसेट अकाउंट है, बस सिर्फ एसेट अकाउंट है। तो मुझे बताओ फटाफट से, जिसकी एक क्वेरी थी, किस बच्चे की क्वेरी थी ये? 9th क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्शन है, वो बता दो। तो प्रोविजन फॉर डेप्शन बनानी है तो यही बना के दिखा दूं जतिन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जतिन हमने अपने पास जब ट्रैक्टर ए लिया तो 1 अप्रैल को लिया, तो 1 अप्रैल को तो डेप्शन लगनी नहीं है। डेप्शन कब लगनी है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन बताओ क्या लगेगी? डेप्शन ट्रैक्टर ए पे लगाना 1 अप्रैल की 14,000 के ऊपर, डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। तो ए डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 2800, बोलो हाँ। और ये बताओ बी ट्रैक्टर तुमने लिया था इस साल के मिडल में, तो इसकी डेप्रिसिएशन लगानी है 20%। तो मुझे फटाफट से बताइए कि हमारे पास क्या होगा ये अमाउंट। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कितनी डेप्शन हो जाएगी? 10% हो जाएगी शायद, 1900।
तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट कितना हो गया। ये हो जाएगा 2000 कर दो इसको, 2000 4700। तो बैलेंस सीडी हो गया 4700। क्या हम पूरा अमाउंट लॉस बाय फायर में डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट इन बैंक एंड पी एंड एल? लॉस बाय फायर, हर्ष, लॉस बाय फायर इसमें कहां से आ गया? इसकी बात कर रहे हो? इसमें तो अपने पास, अच्छा, आप इस एसेट अकाउंट में बोल रहे हो लॉस बाय फायर को इंस्टेड ऑफ अप्रोप्रिएटिंग। हाँ, पूरा अमाउंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हर्ष। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे लगा था किसी और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगले साल मुझे बताओ, अगले साल ये हो गया 4700। अब अगले साल आपने क्या किया? अगले साल की 30 जून को ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या पहले 30 जून तक डेप्शन लगाओगे? मुझे बताओ 30 जून तक डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, फटाफट से बताओ। 30 जून तक 19,000 की डेप्रिसिएशन 30 जून तक कितनी हो जाएगी, निकालोगे? तो 19,000 का 950 रुपए, 950 रुपए, 950 रुपीज। यश कह रहा है 1900 रुपए। यश बेटा 19,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगानी है, और आपके पास जो है अच्छा, इसमें ईयर्स गलत हो गए ना, मैंने तो यहां पर मार्च का ईयर लिया हुआ है, ये तो ईयर ही गलत हो गए हमारे। आपका तो पहला भी साल गलत है। सब सो रहे हैं क्या? लगता है सब के सब चले गए हैं। हाँ यश, आपने लिखा था क्लेम एसेट डिस्पोजल में सेटअप करेंगे। हाँ, ये देखो सवाल में पहले तो ईयर जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1/1/2001। ट्रैक्टर ए जो परचेज किया है वो 1 अप्रैल को परचेज किया है। ट्रैक्टर बी जो परचेज किया है वो 1 अक्टूबर को परचेज किया है। मैंने ना पिछला सवाल मार्च अप्रैल से कर दिया, ऐसा नहीं था। ये ट्रैक्टर लिया था 14,000 का, ये ट्रैक्टर लिया था 19,000 का। ये है 30 जून, ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉयड, और ये आपका है ईयर एंड 31 दिसंबर 2002। अब ठीक है, तो बच्चे ने पूछा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले साल की डेप्शन 31 दिसंबर को लगेगी। 14,000 पर डेप्शन बताओ कितनी आएगी? 14,000 पर 9 महीने की डेप्रिसिएशन 20%, बताओ फटाफट से कितनी? 2100। ट्रैक्टर बी पर डेप्शन लगेगी 19,000, और ये लगेगी 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 20%, 950 रुपए। टोटल लग गई 3,050 रुपए। पहले साल का सीडी हो गया 3,050 रुपए। अगले साल का 1 जनवरी का बैलेंस बीडी आ गया 3,050 रुपए। 30 जून को आप फिर डेप्शन लगाओगे ट्रैक्टर बी पे, खाली ट्रैक्टर बी पे 19,000 के ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन 20%, कितनी आ गई? 1900। आज ये ट्रैक्टर हमें छोड़ के चला गया है, बताओ फटाफट से। जब ये आज छोड़ के चला गया तो ये 30 जून को कहां गया? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये बी ट्रैक्टर छोड़कर गया है, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? तो ट्रैक्टर बी की डेप्रिसिएशन पहले साल की 950 रुपए है,
और दूसरे साल की 1900 है। तो कितने की डेप्रिसिएशन हट गई है? 2850। 2850। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगी। मुझे फटाफट से बताओ, डेप्शन ट्रैक्टर ए पे कितनी लगेगी? 14,000 पर 20% फॉर फुल ईयर, 2800। मेरे को बताओ आपके पास बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 31 दिसंबर को? दिस इज योर बैलेंस सीडी। अर्पित ने कहा 4900, दिस इज 4900। फिर बारी आ गई, वैसे तो क्वेरी खत्म हो गई है, ये आ गया आपके पास एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में क्या होगा? एसेट अकाउंट में 1 अप्रैल को आपने लिया था ट्रैक्टर ए, तो ये हमने अपने पास एचपी वेंडर या जो भी नाम था, उसका नाम मुझे शायद पता नहीं है, तो ये आ गया 14,000। और फिर आई थी 1/10, ये आ गया था 19,000। पहले साल में कुछ भी नहीं था, ये आ गया 33,000। अगले साल के अंदर बैलेंस बीडी में कितना था? 33,000। 30 जून को हमारे यहाँ से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 1 ट्रैक्टर चला गया, वो जो गया वो कितने का था? 19,000। 31 दिसंबर को आपके पास जो बचा हुआ ट्रैक्टर है वो कितने का बचा हुआ है? दिस इज योर 14,000। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हमने अपने पास यहां डाल दिया 2 एसेट अकाउंट, ये एसेट में आ गया 19,000 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड दिस इज योर 2,850 रुपए। तो एक बच्चे ने पूछा क्या मैं इसको पूरा का पूरा लॉस ऑन फायर में डाल दूं? तो मैंने कहा हाँ कर सकते हो। लॉस ऑन फायर का बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया बताओ जरा? ये हो गया 316,150। फिर आपको अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप क्या लिख दोगे कि लॉस बाय फायर कितने का है? लॉस बाय फायर 16,150 है। फिर इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? बताओ जी, इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंश्योरेंस क्लेम, पता नहीं कितने का मिला था, 15,000 रुपए का। तो इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? 15,000। तो नेट इफेक्ट बताओ कितना रह गया पीएनएल में? नेट इफेक्ट रह गया 1150 रुपए का, नेट इफेक्ट रह गया पीएनएल में। मैं ये बोल रहा हूं ये 2 खाते, एक बच्चे ने कहा था ऐसे कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हैं, पर ये बताओ इसका फायदा क्या? इसी में क्लेम डालकर सीधा अमाउंट डाल देते, वो ज्यादा स्मार्ट वर्क नहीं है? फटाफट से बोलो। तो जिनकी भी एक क्वेरी थी कि ऐसे करना है, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि मेरे बच्चे तुमको पेपर में क्यों फालतू खाते बनाने हैं, यहीं क्लेम डालो और यहीं पर अपने पास 1150 रुपए डाल दो, और ये 1150 यहीं पे चले गए, फिर क्लेम आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो दिस इज योर सिंपल अकाउंट। ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। कुणाल की शायद ये क्वेरी रही होगी। वैसे ये चैप्टर बिल्कुल आसान था, आप लोगों ने कितना रिवाइज किया आई डोंट नो। हालांकि क्या इन रिवीजन का आपको फायदा हो रहा है? वैसे मैं ये रिवीजन ना यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि आपको लेटर ऑन अगर मान लो अपने पास देखना हो तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से रिवीजन करनी हो तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछले बैचेस थे ना उन बच्चों को हमने कहा था कि आपको रिवीजन के वीडियोस यूट्यूब पे डाल देंगे, तो मैंने कहा फिर यूट्यूब पर डाल देते हैं ताकि उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, श्रेया कह रहे हैं 6th क्वेश्चन। श्रेया 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। हाँ, 6th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है श्रेया? ये रहा 6th क्वेश्चन। अच्छा, बैलेंस शीट टी फॉर्म है, वही तो मैंने आपसे कहा कि उन्होंने बैलेंस शीट टी फॉर्म में बना रखी है, तो आप भी ये बना दो, ये तो ज्यादा आसान हो गया। टी फॉर्म में तो आपको स्प्लिट करना ही नहीं है इसको 12 महीने वाला। तो यही खुशी ने कहा था कि सर हम बैलेंस शीट ऐसे बना दें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बल्कि मैं तो कहता हूं यही ही बनाकर आओ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज योर माइंड ऑल्सो, थोड़ा दिमाग भी आराम से रहेगा उसके अंदर। हर्ष बेटा, असल में वो डेफर्ड नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको वेंडर के साथ एडजस्ट करके शो करते हैं। ये बताओ अगला चैप्टर आपने कौन सा वाला तैयार करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? अगला चैप्टर है, ऋत्वी ने कहा इंश्योरेंस क्लेम्स का है। ओके, इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर वैसे आपने अब तक तो, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी डिले चल रही है, तो अब तक तो इंश्योरेंस क्लेम आपका हो ही गया होगा।
जतिन कह रहा है हाँ हमारा परसों तक इसको ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से उस पर नंबर ऑफ क्लासेस तो 7 क्लासेस हैं, पर आई होप आपको 7 क्लासेस की आवश्यकता नहीं है, 4 या 5 क्लासेस में काम हो जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। मोहम्मद रिजवी भी कह रहे हैं मैंने भी आधा कर लिया है। हाँ मतलब वही मैं कहना चाहता हूं, इंस्टेड ऑफ 7 आई शुड कंसिडर देम 4। बोलो हाँ। तो अगर मैं इसे 4 कंसिडर करूं तो आज हो गया 17, 17 4 21, तो डेट आ गई 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर को डे क्या बनता है? 17 को डे क्या बनता है? अच्छा श्रेया पहले डेट तो बताओ, डे क्या आ रहा है? नहीं 22 को तो फिर वो आ जाएगी ना, धनतेरस वगैरह भी है, फ्राइडे। बेटा इसमें अगर मान लो 22 करा देते हो तो 22 को धनतेरस है शायद, तो आप लोगों को कोई धनतेरस का इश्यू तो नहीं रहेगा ना? कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलो 22 तारीख कर दो। तो 22 तारीख को है सैटरडे, तो हम इस सैटरडे को आपको इंश्योरेंस क्लेम के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इंश्योरेंस क्लेम के लिए मिलेंगे। कुणाल इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा है? कुणाल ने कहा इंश्योरेंस क्लेम के बाद वाला चैप्टर कौन सा है, तो बताना जरा बेटा, मुझे तो ऐसे लर्न नहीं कर रखे मैंने, तो बताओ भाई इंश्योरेंस क्लेम के बाद का चैप्टर कौन सा है? इंश्योरेंस क्लेम के बाद वाला चैप्टर का नाम बताओ। मनीषा ने कहा सिंगल एंट्री, रिया ने भी कहा सिंगल एंट्री। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री के नाम से क्लासेस होंगी। वैसे सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ज्यादा बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से एक चैप्टर होगा, वो इससे अगला होगा। ओके, तो उसकी भी जिन जिन के भी तैयारी हो गई है वो आगे चलना शुरू कर दो। ठीक है, तो हम आपको फ्राइडे को, सैटरडे को, सॉरी सैटरडे था ना, हम सैटरडे को आपको मिलेंगे और फिर उसके बाद दिवाली के बाद तुरंत मिलेंगे। ठीक है, तो इन द मीनवाइल आप दिवाली मना लोगे, फिर उसके बाद काम कर लेंगे। ठीक है, हाँ कुणाल आपको क्लास का टूर भी दिखाएंगे, भी कैमरा बाहर से ही दिखा दो भाई, एक बार फटाफट कैमरा घुमा दो, बच्चा कह रहा है देखना स्टूडियो कैसा होता है। ये देख लो। ठीक है, ये होता है हमारा स्टूडियो, ये खिड़की से बाहर से देख रहे हैं। और ये वाला दिखाओ जरा, मैं इसकी गर्दन घुमाऊंगा तो देखो आपको टेबल दिखाई देगा। इसको दिखाओ, दिखता है? ये देखो, ये मेरा इसको जूम आउट करता हूं पहले तो। ये है वो टेबल जिस पर मेरा सामान रखा होता है। ठीक है, यहां से मैं टिश्यू पेपर उठाता हूं। ठीक है, और ये मेरा रिमोट रखा हुआ है। ये देखो, ये एप्पल पेंसिल है, अब हम मॉडर्न हो गए हैं। ये मेरा फ़ोन भी रखा हुआ है। ये एक रजिस्टर पड़ा रहता है इसमें भरने के लिए, आपके आंसर लिखने के लिए। ये हमारी किताब है, और एक ये रखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये एक ये रखा हुआ है, और इसके अलावा एक घंटी रखी हुई है। ठीक है, ये मिश्री भी रखी हुई है खाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ माय टेबल, और बस यही है और कुछ नहीं है। Thank you very much. See you on Saturday at 6:30 AM. ठीक है, टाइम वही है हमारा 6:30 बजे। बाय।